समझते हैं जो पुलिस के कंधों पर होती हैं। ये जो घटनाक्रम हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पर? अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, और ये राजनीतिक साधन संपन्न अपराधी था, और इसके लिए एक विशेष रणनीति होनी चाहिए थी, क्योंकि इसका मुखबिर तंत्र बड़ा मजबूत था, और ऐसे क्षेत्र में जब जाना चाहिए था तो यूपी पुलिस बहुत ही व्यावसायिक दक्ष, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है, लेकिन 1 के मुकाबले 3 के अनुपात में पुलिस बल होना चाहिए, स्वचालित हथियार होने चाहिए थे, नाइट विजन डिवाइसेस, बुलेट प्रूफ जैकेट, पटका, ये तो सावधानी बरती ही होगी। और जब जेसीबी मशीन लगा के उसने रास्ता रोका था तो उसको ऊपर एरिया डोमिनेशन के हथियार जैसे लाइट मशीन गन, 9 इंच मॉर्टर वगैरह है, इसके प्रयोग के बारे में विचार करना चाहिए था। बहरहाल स्ट्रेटेजी, फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक्स, कंसीलमेंट, कैमोफ्लेजिंग, ये एक बृहद विषय है, इसका समय भी नहीं है, लेकिन जो इसके बारे में चूक हुई, ये एक सजा याफ्ता जिसको की सजा मिली थी आजीवन कारावास की, इसकी जमानत कैसे हुई? ये स्थानीय तौर पे बहुत बड़ी चूक थी, और इसकी जमानत कैंसिल कराने के लिए क्या कार्रवाई की गई? जिसके ऊपर 60 मुकदमे हो, वो खुला घूम रहा है। स्थानीय पुलिस और चौकी की जिम्मेदारी थी कि इनको जमानत कैंसिल करा के जेल में रखते। बहरहाल अब इसके बारे में इनाम की घोषणा करा करके इसके पीछे डेडिकेटेड एसटीएफ की टीम लगा के इनको जिंदा या मुर्दा 25 लाख की इनाम की घोषणा करके इनका निस्तारण करें। बिल्कुल विक्रम सिंह जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें पूरे टैक्टिक्स को समझते हुए चीजों का अंजाम देना चाहिए आगे। लेकिन एक चीज आपसे ये मैं समझ लेती हूँ कि जब ऐसी खबरें सामने आती हैं पुलिस के पास कि कितना कुख्यात है, 60 मुकदमे दर्ज हैं, चाहे वे जेल के अंदर रहता हो, ये चाहे जेल के बाहर रहता हो, आराम से घटनाओं को अंजाम देता था, फिर कैसे छूट जाते हैं अपराधी? कहां पर लूप होल्स हो जाते हैं कि इतनी आसानी से इनको रिहाई मिल जाती है? ये बड़े शर्म की बात है कि इस तरीके के आजीवन कारावास का सजा याफ्ता अपराधी इसकी जमानत हो गई। अपने बाहुबल और धनबल और राजनीतिक बल के कारण इसने पूरे सिस्टम को धता बताते हुए न सिर्फ जमानत की, हथियार, गोला बारूद इकट्ठा किया, मोर्चे तैयार किए, और मोर्चा इतना मजबूत कि एक सशक्त पुलिस पार्टी के ऊपर आक्रमण करके उसके ऊपर इतना भारी नुकसान किया। ये चीज विचारनीय है, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसको देखकर सबसे पहला कदम इनको मिट्टी में मिला जाए। जी विक्रम जी, देखिए जब ये इस तरह के आप पुलिस की तरफ से पुलिस के जवान जाते हैं किसी बदमाश को पकड़ने के लिए, तो क्या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जवान ओवर कॉन्फिडेंट क्या हो जाते हैं? उन्हें पता नहीं होता है क्या कि कैसा बदमाश है, जबकि उसके बारे में 60 मुकदमे दर्ज हैं? ऐसे केसेस में क्या करते हैं पुलिस के वो जवान? क्या वो कोई डिमांड नहीं रखते कि हम ऐसे नहीं जाएंगे? वो इंसान, वो अधिकारी जो जवाबदेह होता है उसका उसके सामने? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस पुलिस पार्टी का नेतृत्व डिप्टी एसपी कर रहे थे, कोई सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर नहीं कर रहा था। काफी अच्छी संख्या में भी थे, लेकिन कदाचित जो अपराधी था वो शातिर दिमाग का था, उसने मोर्चे, अपने हथियार और अपना मुखबिर तंत्र और अपने चौकीदार और वॉचमैन इन्होंने लगा रखे थे। पुलिस के आगमन की सूचना उन्हें मिली थी, तभी उन्होंने अपने घर के रास्ते के आगे जेसीबी मशीन लगा करके अड़ा दिया, जिससे कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए। इस चीज के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए। जी विक्रम जी, देखिए आप भी पूर्व डीजीपी रह चुके हैं और आपको भी पता है कैसे स्थिति से निपटने के लिए एक कुशल नेतृत्व की कैसी जरूरत होती है। वो नेतृत्व आपने भी बखूबी किया है। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि किस तरीके से गाइड करने की जरूरत थी पुलिस के जवानों को हमारे, ताकि ये आज हम खबर नहीं पढ़ रहे होते, दुखद खबर नहीं होती हमारे सामने आज? देखिए, घटना के बाद विद्वता दिखाना वो औचित्यपूर्ण नहीं है, लेकिन एक मैं आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताता हूँ। आप ये मान के चलिए कि खतरे को 10 गुना बड़ा करके, जिससे सबसे पहले गांव के बाहर एक घेरा डालें, उसके बाद गांव के ही एक आदमी को, 2-4 आदमियों को आगे करके ले जाए, आप उनके पीछे पीछे चले बुलेट प्रूफ व्हीकल्स में, बुलेट प्रूफ व्हीकल से जाकर के आसपास के 50 गज के एरिया में उनकी छतों को कवर करें, क्योंकि ये चीज जो हुई है वो छतों में बैठ करके मोर्चों से हुई है। अगर आप छतों के ऊपर काबिज हैं, आपका वांटेज और लाइन ऑफ साइट मजबूत है, तो आप निष्क्रिय कर लेंगे। हुआ क्या, ये बदमाश छत से ऊपर था, हमारे पुलिसकर्मी जमीन पे नीचे थे, लाइन ऑफ साइट बड़ी आसान थी और बड़ी आसानी से उसने शिस्त लेकर के चुन करके पुलिस के ऊपर गोली चलाई। बिल्कुल विक्रम सिंह जी, आपने तमाम बातें जो मैं समझाई वो हम समझ रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं, लेकिन इससे एक सवाल तो फिर ये भी बन जाता है कि क्या पुलिस की क्रॉस मुखबिरी हो गई इस मामले में? निसंदेह हुई है, क्योंकि वरना अपने घर के आगे जेसीबी मशीन का लगाया जाना, राजनीतिक पहुंच वाला व्यक्ति था, इसके बारे में शोहरत आम ये है कि बहुत ज्यादा नाजायज धन इसके पास था, वरना गोला बारूद कारतूस, मोर्चा बनाना, जेसीबी मशीन लगाना ये अकस्मात नहीं हुआ है। बिल्कुल विक्रम जी, आपने बहुत सही कहा कि पहले से सुनियोजित एक पूरा षड्यंत्र रहा है अपराधी की तरफ से, लेकिन जब
मुझे तो हैरानी ये हो रही है कि जब पुलिस को पता था तो क्यों नहीं गांव के बाहर आपने नाकेबंदी कर दी, क्यों नहीं आपने उतनी फोर्स वहां पर लेकर पहुंच गए, क्यों उन जवानों को खतरे में डाल दिया गया, ये क्यों किया गया? ये इसका जवाब मैं आपसे चाहती हूँ। क्या जान की कीमत नहीं थी क्या कुछ? देखिए, ये जो भी जान गई है, मैं पुलिस का नमक खाया 36 साल, ये मेरे परिवार के सदस्य थे। कौन अपनी जान गंवाना चाहेगा? हाँ, कर्तव्य की वेदी पे जरूरत पड़े तो कुर्बानी तो देने से कौन पीछे नहीं जिम्मेदार? हटता। विक्रम जी, वही तो सवाल, कौन जिम्मेदार फिर इसका? जिम्मेदारी तो निर्धारित करनी ही किसको पड़ेगी। निभानी चाहिए और जिम्मेदारी? मैं समझता हूं कि इसमें अगर आपको पूर्वानुमान होता है, एक असेसमेंट होता है किसी स्थिति का, आपका पूर्वानुमान में कहीं बहुत बड़ी चूक थी, शायद ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये मैं जब वहां एसएसपी था तब तो इस प्रकार की घटनाएं होती थी कि आपके ऊपर आक्रमण हो, लेकिन विगत 2-3 दशकों से इस प्रकार से पुलिस के ऊपर आक्रमण नहीं हुए। कदाचित ये शायद ये नहीं समझ पाए कि उनके ऊपर इस प्रकार का एक आक्रमण हो सकता है और इस प्रकार की दुर्घटना होगी। बड़ी भारी कीमत। जी विक्रम जी, आपने कहा कि बिल्कुल सही कहा कि ये मुझे भी शायद ही याद हो कि ऐसा घटनाक्रम कोई हुआ होगा, इसलिए शायद हम चूक गए अंदाजा लगाने में। लेकिन क्या हमें ट्रेनिंग में ये बताया नहीं जाता है कि हमें ये सोचना नहीं है कि बहुत पहले नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा? तैयारियां उतनी मजबूत हमें रखनी होती हैं। नहीं, फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक्स, एम्बुश लगाना, एम्बुश से कैसे बच के निकलना, ये पुलिस पार्टी का एक बहुत बड़ा ये एक है कि मैं खुद भी प्रशिक्षण देता हूँ पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को, एम्बुश कैसे फेस करें, कैसे उसे निकल करके आए, ये चीज मैं बताना चाहूंगा। जी विक्रम जी, एक चीज और, जब आप डीजीपी का पदभार संभाल रहे थे तो आपके सामने भी कई चुनौतियां रही होंगी। इन चुनौतियों से आपने कैसे पार पाया था और उसी के अनुभव के आधार पर आप क्या कहेंगे कि कैसे और पुलिसिया कार्रवाई को और मजबूत होना चाहिए? अपना प्रशिक्षण, अपना गोला बारूद और परिपक्व नेतृत्व जो कि आगे से लीड करे, ये आपको कामयाबी के 3 सूत्र में दे रहा हूं। जी, ऐसा नहीं कि इसमें भी एक डिप्टी एसपी ही डील कर रहा था। तो मैं अब आज्ञा चाहूंगा, अगर आप आज्ञा दे तो मैं प्रस्थान करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए भी। आपने उन अनुभवों को भी बताया, कैसे निपटना है वो भी आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, पूरे डीजीपी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से टैक्टिक्स होती है अपराधियों की, उन टैक्टिक्स के आधार पर पुलिस को कैसे तैयार रहना चाहिए। आपको पूरे एरिया की पहले नाकेबंदी करनी थी। आपको पता है वो 60 मुकदमे वांछित, जिसमें से ज्यादातर मुकदमे हत्या के हैं। कई राजनीतिक दलों से इस अपराधी का तालमेल था, इसकी बैठ थी वहां पर। बीजेपी के राज्य मंत्री को थाने में घुसकर इसने मार दिया, चाहे जेल के अंदर हो चाहे जेल के बाहर हो। ये घटनाओं को देने से, अंजाम देने से चूकता नहीं था। इसका कितना सपोर्ट वो आप इससे समझ सकते हैं। और इसी के साथ साथ अब जरूरी हो जाता है कुशल नेतृत्व को लेकर बात कहना। बड़ी खबर, कानपुर पुलिस पर हमले से जुड़ा बहुत बड़ा अपडेट हम आपको बता दें। पुलिस के गांव पहुंचने की मुखबरी हुई है। अभी हमने सवाल किए, लगातार सुबह से सवाल कर रहे हैं क्या क्रॉस मुखबरी हुई, तो अब जवाब हाँ हुई।